अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, और ये टॉपिक है केपीके केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 2 है उसका एक टॉपिक है। ठीक है, सो इन 1913 नील बोहर प्रेजेंटेड अ न्यू एटॉमिक मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डिफेक्ट्स। ठीक है, तो नील बोहर ने 1913 में उन्होंने एक न्यू एटॉमिक मॉडल जो है उन्होंने प्रपोज किया, पेश किया, और उसका बुनियाद क्या था? उसका बुनियाद था कि जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर जो खामियां थी, जो डिफेक्ट्स थी, उसको बुनियाद बना के उन्होंने एक नया एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, और नील बोहर ने अपनी जो एटॉमिक मॉडल है उसके लिए एक एटम जो है वो एज ए मॉडल कंसिडर किया था, और वो मॉडल था, हमारे पास जो एटम था वो था हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो बोहर कंसिडर हाइड्रोजन एटम एज ए मॉडल। ठीक है, उन्होंने यानी जो उसका मॉडल था एटम जिनके ऊपर वो बात कर रहा था, तो वो हाइड्रोजन एटम था। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द नील बोहर कंसिडर hydrogen atom is a model for his theory। ठीक है, अब जो नील बोहर की जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द रदरफोर्ड द नील बोहर एटॉमिक मॉडल, नील बोहर एटॉमिक मॉडल की जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस and a fixed circular path called a shell energy level orbit। ठीक है, वो ये कहता है इस पॉइंट में कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसका जो चक्कर लगाने का एक खास रास्ता है। ठीक है, एक खास पाथ है, और उस पाथ को हम शेल कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, वो ये है फॉर एग्जांपल एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या चक्कर लगाता है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक रास्ता होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है एटम का, ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस शेल के अंदर, इस रास्ते के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो हर इलेक्ट्रॉन का जो है वो एक मखसूस जो है वो रास्ता है, और उस रास्ते को आप जो है वो शेल कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 नाम जो है वो लिख लिए हैं। ठीक है, उसको आप शेल कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या ऑर्बिट कह सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अंदर वो आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, वो ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है। ठीक है, वो ये कहता है कि हर एक शेल का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, यानी उसका हर एक शेल का जो है वो एक खास किस्म की एनर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मजीद जो है इसका डिटेल से समझा देता हूँ। वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है वो एक एटम का न्यूक्लियस है, और ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। ठीक है, इस तरह के जो है वो हर जो एटम है उसका 3 शेल है। ठीक है, अब वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास शेल नंबर 1 है, ये शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है। ठीक है, वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल इस शेल नंबर 1 का एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, इसका भी फिक्स्ड है, और इसका भी फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल इस शेल का जो एनर्जी है फर्स्ट शेल का, वो है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये उसका एनर्जी है। ठीक है, अब दूसरी का जो है वो जो एनर्जी है वो है हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसका एनर्जी है। अब थर्ड शेल का जो एनर्जी है वो हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो वो ये कहता है कि हर एक शेल का जो एनर्जी है वो फिक्स्ड रहता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल का एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी शेल का एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और तीसरी शेल का जो एनर्जी है वो
-1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो हर एक शेल का जो है वो फिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, अब आप लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि अब उस इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी होगा जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में है, तो उसका एनर्जी क्या होगा। ये तो फॉर एग्जांपल शेल का एनर्जी है। ठीक है, और जो सेकंड शेल के अंदर है उसका क्या एनर्जी होगा, थर्ड शेल के अंदर है तो उसका क्या एनर्जी होगा। ठीक है, तो जितना एक शेल का एनर्जी होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पर शेल का एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन का भी यही एनर्जी है। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब जो सेकंड शेल वाला इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी भी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जो फोर्थ वाला है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो जितना शेल का एनर्जी है उतना ही वही इलेक्ट्रॉन की जो है वो एनर्जी होता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर सेकंड में वो क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड में वो ये कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑर्बिट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस पॉइंट में वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में या शेल में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज को, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। वो ये कहते हैं कि जितना एक जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से फार अवे होता है, यानी वो उससे जुदा होता है, वो ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है एटम का, और ये उसकी इर्द गिर्द जो है शेल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। ठीक है, अब ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अब सेकंड के अंदर थर्ड, तो वो ये कहता है कि जो फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है और थर्ड शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो सबसे ज्यादा किस शेल की इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि थर्ड वाले के पास ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर जो है वो सेकंड वाले की ज्यादा होगी, और सबसे कम लास्ट जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास इलेक्ट्रॉन है उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है हमारे पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा नजदीक है न्यूक्लियस के पास, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब -13.6 जो है वो ज्यादा है या -1.51 ज्यादा है। ठीक है, तो सो डेफिनेटली -1.51 जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी जो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगी। ठीक है, अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस का, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पे होता है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो कम होता है। ठीक है, सो जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता है, तो उतना ही वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वो अनस्टेबल होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल में है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये स्टेबल है किसके मुकाबले में, इस लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल होगा तो उसके पास एनर्जी कम होगा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर थर्ड में वो क्या कहता है, पॉइंट नंबर थर्ड में वो ये कहता है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ डू नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। ठीक है, अब वो ये इस पॉइंट में ये कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो अपनी पास जो शेल हैं जिसके अंदर वो हैं प्रेजेंट हैं, उसके अंदर अगर वो रिवॉल्व करता है, तो वो ना एनर्जी एमिट करेगा और ना एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये असल में जो मैक्सवेल थ्योरी है उसका एक क्या है, उसके लिए एक आंसर है। ठीक है, मैक्सवेल जो है वो कह रहा था कि
इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है वो जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है तो उसके पास जो है वो एनर्जी एमिट करेगा, और जब वो एनर्जी एमिट करेगा तो एट द एंड वो एटम की न्यूक्लियस में जाके गिरेगा। तो इस तरह नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये उसका एक आंसर है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब वो अपने पैक्स्ड शेल के अंदर या सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो उस टाइम ना एनर्जी एमिट करता है और ना एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जांपल किस तरह? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है एटम का, और ये उसके इर्द गिर्द जो है वो शेल्स हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे रिवॉल्व करता है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा ये है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल ये इस शेल के अंदर अगर रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो ये ना एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, ये ना एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, एनर्जी एमिट नहीं करेगा, ठीक है, और ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मतलब ये ना एनर्जी ले लेता है, ठीक है, और ना रिलीज करता है, ठीक है, जब वो अपने पिक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है, ठीक है। इस तरह ये इलेक्ट्रॉन भी है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता है तो ये ना एनर्जी एमिट करेगा और ना एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह ये वाला भी है, ठीक है। तो वो इस पॉइंट में ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पिक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो वो ना एनर्जी एमिट करता है और ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में वो क्या कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी। अच्छा, अब पॉइंट नंबर जो फोर्थ है उसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 में वो क्या कहते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट it emit energy, and when the electron jumps from lower energy orbit to the higher energy it absorb energy। वो ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जंप करता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो एनर्जी एमिट करते हैं या रिलीज करते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह? फॉर एग्जांपल वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है ये एटम की शेल्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाला शेल जो है वो ये है, ठीक है, फिर इसका एनर्जी ज्यादा है और फिर इसका ज्यादा है, ठीक है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है तो उस दौरान तो ये ना एनर्जी इमिट करता है और ना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरी शेल के अंदर जंप करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड शेल वाला, ये फर्स्ट शेल वाला है, ये सेकंड शेल वाला है और ये थर्ड शेल वाला है। अगर ये शेल वाला इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड शेल वाला अगर इस लास्ट शेल में आता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये जंप करता है तो इसका मतलब ये है कि इसने लोअर एनर्जी ऑर्बिट से, यानी ये लो एनर्जी एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये लो एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है। तो इससे अगर ये इस शेल के अंदर ये हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है, ये हायर है, ठीक है, हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ठीक है। अगर ये इससे इस लोअर से अगर ये हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जंप करता है तो इस दौरान ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? जितना एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होता है कि वो अपने आप को यहाँ पे अकोमोडेट करे, ठीक है, तो इस दौरान जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्योंकि ये लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट में आया है, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जो है वो चला जाता है, ठीक है, तो इस दौरान ये एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, यानी ये एनर्जी खारिज कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका एनर्जी जो है वो कम हो जाता है, तो इस वजह से वो इस शेल के अंदर नहीं रह सकता, ठीक है, तो वो लोअर जो एनर्जी ऑर्बिट है उसमें चला जाता है, ठीक है। तो वो इस पॉइंट में ये कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरी शेल में चले जाते हैं, लोअर से हायर या हायर से लोअर, तो इस दौरान वो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यानी वो जज़ब करेगा, या एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, खारिज करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू शेल्स इज गिवन बाय डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू द H न्यू, ठीक है।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो शेल्स के अंदर जो एनर्जी डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल ये एक शेल है, ये न्यूक्लियस है एटम का, ये एक फर्स्ट शेल है, ठीक है, और ये सेकंड शेल है, ठीक, एटम का, ये सेकंड शेल है। तो अब इस दो शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? वो हम इस तरह मालूम कर सकते हैं कि जो सेकंड शेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड शेल है, उससे हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट शेल है इसकी एनर्जी माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो इसका एनर्जी डिफरेंस जो है वो आ जाएगा, ठीक है, और वो एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमारे पास एच, वो हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, एच न्यू की, ठीक है, अब ये न्यू की साइन है, ठीक है। अब ये क्या है, एच क्या है और न्यू न्यू क्या है, ठीक है, तो ये जो एच है ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट, ये हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास 6.6262 × 10 की पावर ऑफ -14 जूल पर सेकंड, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये जो प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, ये इसका वैल्यू है। और ये जो न्यू है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास एनर्जी का जो है वो रेडिएशन, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, यानी जो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी है वो उसके लिए हम ये सिंबल लिख लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जो एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो हर टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल दो शेल्स के दरमियान जो डिफरेंस का एनर्जी है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करके वो या तो लास्ट शेल में चला जाता है या जो है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है या हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पॉइंट नंबर 6 के इलेक्ट्रॉन्स कैन राइज इन एनी वन ऑफ द ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन द शेल्स। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर सकता है या उसके अंदर स्टे कर सकता है, लेकिन ये शेल्स के दरमियान जो है वो नहीं रह सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है उसका, ठीक है, और ये उसकी शेल्स है, ठीक है, तो वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अ, किसी भी शेल के अंदर वो रह सकता है, ठीक है, या रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन वो शेल्स की जो दरमियान ये जो खाली जगह है ये यहाँ पे ये नहीं रह सकता, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं रह सकता। हर एक जो है इलेक्ट्रॉन खास खास डिस्टेंस के ऊपर जो है वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस की इर्द गिर्द, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल के दरमियान में जो है वो स्टे करे, ठीक है, ये स्टे नहीं कर सकता, बल्कि हर एक इलेक्ट्रॉन का जो है वो फिक्स जो है वो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से, ठीक है, तो ये शेल्स के दरमियान जो है वो नहीं रह सकता, बल्कि वो खास डिस्टेंस के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब जो लास्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप लोगों ने इसको तवज्जो से जो है वो देखना होगा कि द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, चलिए स्टूडेंट्स जो लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, नील बोहर एटॉमिक मॉडल की, कि द एंगुलर मोमेंटम या MVR ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH डिवाइडेड बाई 2 पाई वेयर MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, तो वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो NH डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होती है। किस तरह, पहले हम मोमेंटम को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास मोमेंटम है, मोमेंटम, तो मोमेंटम हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और मोमेंटम हमारे पास उसका डिफिनीशन क्या है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो द प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड द वेलोसिटी, ठीक है, जो मास और वेलोसिटी की प्रोडक्ट होती है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, और उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास ये तो फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास किस चीज़ के लिए है, ये जो प्रोडक्ट p है, इससे हम जो लीनियर मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम के लिए है, ठीक है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो तो हमें पता है कि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाते हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ में होता है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम होती है उस इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम जो है वो एंगुलर होती है, ठीक है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन की
उस एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन की किस चीज़ के बराबर होती है, वो हमारे पास बराबर होती है एम वी आर साइन थीटा, ठीक है, इस चीज़ के बराबर होती है, ठीक है। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो एल इज इक्वल टू एम वी आर, और साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। साइन 90 जो साइन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे थीटा की जगह 90 लिख देता हूँ, ठीक है। सो वियर साइन जो है वो 90 किस चीज़ के बराबर होती है, साइन 90 जो है वो हमारे पास बराबर होती है 1 की, ठीक है। तो यहाँ में एल इज इक्वल टू एम वी आर, यहाँ पे ये मेरे पास क्या आया, एंगुलर मोमेंटम। अब ये कैसे आया, ये जो साइन थीटा है और आर है ये कहाँ से आया, ठीक है। अब हमें पता है कि हम किसी, ये जो नील बोहर है वो कह सकते हैं, कहते हैं कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो है वो मास भी होते हैं, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन, अब इस डायग्राम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस की जो है वो इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है, तो इसकी वेलोसिटी भी है, ठीक है, वेलोसिटी भी है और इसकी मास भी है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे अगर ये रिवॉल्व करता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे आ गया है, ये यहाँ पे आ गया है, इधर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस से इसका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी और इस जो रेडियस है, ठीक है, उस रेडियस के दरमियान जो है वो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू एम वी आर। ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। और उसको हम रेडियस कहते हैं और उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साइन थीटा, साइन जो है वो थीटा, थीटा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो थीटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो एम वी आर साइन थीटा, साइन और थीटा की जगह हमने 90 लिखा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एंगल क्या बनते हैं, 90 बनते हैं, ठीक है। सो फिर हम इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करते हैं कि साइन जो 90 है वो हमारे पास 1 की इक्वल है। सो एम वी आर मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एम वी आर है, एम वी आर है वो हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई की, ठीक है। अब यहाँ पे जो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और n क्या है, n जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और ये 2 भी कांस्टेंट है और ये पाई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो इस से मालूम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।